नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर टफ है, चैप्टर लेंदी है, बट निश्चिंत रहें, 3 वीडियो में चैप्टर ख़त्म कर देंगे और आपको बड़े आसान तरीके से चैप्टर जो है वो कराया जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जानते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म को बेटा हिंदी में कहते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? भावना। कौन सी भावना? देशभक्ति की भावना। किसके प्रति? अपने देश के प्रति। ठीक है। सो इन इंग्लिश इट मीन्स फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म फॉर योर नेशन। अपने देश के प्रति जो आपकी एक देशभक्ति की भावना है उसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है। जब भी कोई इंडिया का होता है मैच किसी दूसरी कंट्री से, ठीक है, तो उस कंट्री के खिलाफ हम चाहते हैं कि हमारा भारत जीते, हमारा इंडिया वो मैच जीते। तो हम लोग जो प्रे करते हैं, हम लोग जो अपनी कंट्री के लिए आपका चिल्लाते हैं, जो भी हम लोग अपनी कंट्री की जीत के लिए करते हैं, वो सब एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है हमारे देश के प्रति हम लोग जो भी कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ना है आपको कि यूरोप में राष्ट्रवाद का, यूरोप में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था नेशनलिज्म आपका यूरोप में। ठीक है बच्चों। तो अब ज़रा हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें आपको टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। इस बेटा चैप्टर में आपके टोटल जो है वो आपके टॉपिक्स हैं 6। और बेटा 6 टॉपिक्स को बेटा मैंने डिवाइड किया हुआ है आपका दो में। तो पहले ज़रा हम लोग बेटा टॉपिक पढ़ लेते हैं। सबसे जो टॉपिक है बेटा पहला वो कौन सा है? वो है आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। नेक्स्ट टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी? ठीक है ना। एक नेशन क्या होता है, ठीक है, नेशन का आइडिया कहाँ से आया ये, और यूरोप में नेशनलिज्म की बिगिनिंग कैसे हुई थी, कैसे उसको बनाया गया, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है। 1830 से लेके 1848 जितनी भी क्रांतियाँ हुई थी यूरोप में, जितने भी रिवॉल्यूशन हुए थे, वो सब भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। टॉपिक नंबर 4 इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी जो बटा हुआ था, जो कहता था, वो कैसे एक हुआ, ये कैसे इनमें एकता बनी, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में आपका है। नेक्स्ट विजुअलाइजिंग द नेशन। हम अपने देश को कैसे देखते हैं, हमारे दिल में हमारे देश के प्रति क्या भावना है, वो आता है इस टॉपिक में आपका। नेक्स्ट इज नेशनलिज्म। बेटा आप सभी जानते हैं नेशनलिज्म मीन्स देश के प्रति देशभक्ति की फीलिंग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म? इसका मतलब होता है साम्राज्यवाद, यानी कि अंग्रेज़ों का रूल इंडिया में था, अफ्रीका में था, या किसी और आपका जो है वो अलग कंट्री में था। तो जो आपका इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, वो अपना रूल फैला रहा था, वो अपना साम्राज्य बड़ा कर रहा था। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। कॉलोनिज्म मतलब क्या होता है? अपनी कॉलोनी बनाना, एक कंट्री के अंदर अपना रूल स्टैब्लिश करना, और जो अलग अलग कंट्री में जो रूल करके जो अपना साम्राज्य बनता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्पीरियलिज्म। हाँ जी बच्चों, तो चलो बेटा हम लोग करते हैं स्टार्ट ये चैप्टर। ये चैप्टर बेटा शुरू होता है आपके इमेज से। ये इमेज दिख रही है आपको? अपनी बेटा बुक निकालो आप, आपको बेटा अपनी बुक में ये इमेज मिलेगी बिल्कुल पहले ही पन्ने पे। तो ये इमेज क्या शो करती है? तो सबसे पहले तो बेटा आप ये जानो ज़रा कि ये इमेज आप में आपको क्या क्या शो हो रहा है। इस इमेज में आपको शो हो रहा है कि भैया हेवन जो है, ये आसमान में एक भगवान है, एंजल्स हैं, सेंट्स हैं, ठीक है। ज़मीन पर ये बहुत लोगों की लंबी लंबी लाइन है, देख रहे हो, पूरी एक लंबी सी लाइन दिख रही होगी यहाँ पे आपको। लोग जा रहे हैं, अलग अलग एज के लोग हैं, अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये आपके ये जो है ये क्राउन्स है, मतलब होता है ना आपके जो महाराजा महाराजा होते थे पहले, क्राउन्स, ताज, ठीक है ना, सर पे तो पहनते थे, ये वो पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। अब इस पिक को अगर हम ये पढ़ लिया क्या क्या इस पिक के अंदर, ये पिक क्या सिंबलाइज करती है? तो ये पिक आपका ये सिंबलाइज करती है कि ये जो लंबी लाइन है ना, ये लंबी लाइन आगे बढ़ रही है। जो राजा महाराजा के रूल थे उनको उनको मतलब ख़त्म कर रही है अब,
ठीक है ना, मोनार्कीज ख़त्म हो रही हैं और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के यानी कि वो लोग अब लिबर्टी की ओर बढ़ रहे हैं, गुलामी से छोड़ के वो लोग अब जो है वो लिबर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। जिन कंट्रीज़ ने ये पास कर लिया है वो अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, और ये जो कंट्रीज़ हैं जिनके झंडे अलग अलग हैं ये अब लिबर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये छोटा सा आपका एक पिक है जिसमें आपको ये सिंबलाइज कर रहे हैं। यू कैन सी कि ये दिखा रहा है कि एंड ऑफ मोनार्की, ठीक है ना, रूलर्स का एंड हो रहा है, एंड बिगनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, नए नेशन स्टेट्स का जो आपका वो उत्पत्ति यहाँ पे हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इस पिक से हमको ये होता है सिंबलाइज। तो एक बार जरा हम इसको जरा पढ़ लेते हैं हम आपके बुक के अकॉर्डिंग कि इस पिक में एक्चुअल में है क्या और किसने बनाई है। तो ये जो बेटा आपकी पिक है ना, ये पिक बेटा 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी। ये कौन है? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। कौन है बेटा आपके? ये बेटा आपके एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। इन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे, इन्होंने 4 प्रिंट्स को इन्होंने विजुलाइज किया था, जिसमें ये जो आपने देखी थी पिक अभी, ये बेटा इनकी पहले पिक थी आपकी। ये इनकी जो एक ड्रीम थी, जिसकी इनका ड्रीम थी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की, एज ए कॉल्ड दैम। ठीक है ना, इन्होंने 4 जो पेंटिंग बनाई, उन 4 पेंटिंग्स को इन्होंने आपका डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का एक तरीके से आपका नाम दिया था आपका ये। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा, ये इस पिक की बात कर रहे हैं कि इस पिक में क्या क्या था। तो बेटा ये पिक बेटा जो शुरू होती है द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। ठीक है ना, ये जितने भी लोग हैं ये अमेरिका के लोग हैं और ये यूरोप कंट्रीज़ के लोग हैं, और ये एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ये होमेज दे रहे हैं किसको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। देखो ना, यहाँ से पास हो रहे हैं, निकले जा रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, राजाओं को भगा रहे हैं और लिबर्टी को वहाँ पे जो है वो अपना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and Charter of Rights as the man in the other। अगर हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक क्या है? एक तरफ आपकी मशाल है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और एक तरफ क्या? एक तरफ आपका ये है चार्टर ऑफ राइट्स है यहाँ पे आपका। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइक द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। अब सवाल आता है एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? यानी कि रूल ऑफ वन पर्सन, जो पहले रूल ऑफ वन पर्सन था, जो पहले मोनार्की थी, वो अब ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे आपकी वो ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पे ये शो किया जा रहा है आपको ये, और वो मतलब यू नो व्हाट इज द शैटर्ड, मतलब गिरा दिए गए हैं, फेंक दिए गए, ख़त्म कर दिए गए आपको ये। नेक्स्ट पॉइंट पे, इन सोरोस यूटोपियन विजन। अब सवाल आता है व्हाट इज़ द मीनिंग यूटोपियन? इसका मतलब होता है कि भाई एक तरीके से डेमोक्रेसी की शुरुआत करना, आपका रूलर्स को भगा के एक तरीके से सरकारों की स्थापना करना, इसका मतलब ये होता है आपके। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स। ठीक है ना, ये जो देख रहे हो आप, अलग अलग कंट्री के यहाँ पे यूरोप के अंदर अलग अलग कंट्री बढ़ चुकी हैं, ये अलग अलग कंट्री हैं, उनके फ्लैग उनके साथ हैं, तो अलग अलग कंट्री को लिबर्टी मिल रही है, अलग अलग कंट्री जो आपकी वो आगे बढ़ रही है आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे, लीडिंग द पोजीशन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूएसए एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस वर ऑलरेडी यूनाइटेड। यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, ये जो दो दिख रहे होंगे आपको, ये जो है इस तरफ जा चुके हैं। यूएसए और स्विट्जरलैंड को एक तरीके से लिबर्टी मिल चुकी है, ये लोग अब आपके गुलामी के फेज से बाहर निकल चुके हैं आपके। ये समझिए आप लोग बेटा यहाँ पे आपका ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रांस की बात करें। आइडेंटिफाइड बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। मतलब फ्रांस, देख रहे हैं, फ्रांस स्टैचू के नज़दीक पहुंचने वाले, यानी कि यहाँ पे जो है इनको अब लिबर्टी मिलने ही वाली है। फॉलोड बाय जर्मनी bearing the black, red and gold flag। Interestingly, at the time when Soro created this image, the German people did not yet exist as a united nation। जब ये पिक बनाई गई है उस समय जर्मनी के लोग एक नहीं थे, बिखरा हुआ जर्मनी आपका है। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। ये जो फ्लैग दिख रहा होगा बेटा यहाँ पे आपको जर्मनी का, दिस शोज व्हाट, दिस शोप्स की भाई वो भी एक लिबरल लिबर्टी की होप है, वो भी एक लिबरल नेशन की अब होप में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू नेशनल स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, यहाँ पे एक दिखाने के सोरो एक इच्छा है उसकी कि जर्मनी भी एक जो है, जर्मनी भी आपका एक ऐसा देश बन जाए
जो जिसके अंदर आपकी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो। और इसी के साथ साथ अगर हम बिल्कुल जा रहे हैं पीछे, तो यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे आपका है पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। फ्रॉम द हेवन्स अबव, अगर हम हेवन की बात करें, जीसस क्राइस्ट हैं, सेंट्स हैं, एंजल्स इज अपॉन द सीन, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आ गई पूरी कहानी पिक की आपको। ये पिक में ये दिखाया जा रहा है अलग अलग लोग कौन है, ये सेंट्स हैं, जीसस हैं आपके, ये लोग हैं लिबर्टी की ओर बढ़े जा रहे हैं, रूलर्स किंग को यहाँ पे वो फेंक रहे हैं। ये दो हो चुके हैं जो पास, वो कौन है, वो आपका स्विट्जरलैंड और यूएस से हैं, ये फ्रांस, ये जर्मनी और अलग अलग कंट्रीज हैं। तो ये बेटा जो बेटा आपकी, ये बेटा आपकी जो पिक आपको सिंबलाइज करती है आपका ये पूरा सीन। हाँ जी बच्चों, जैसे कि बेटा आप सब जानते हो कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, यूरोप में बेटा जो नेशनलिज्म की बिगिनिंग हुई थी, वो बेटा हुई थी आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से। अब आपने वैसे पढ़ा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन मैं एक दोबारा बताता हूँ बेटा आपको कि 1789 में बेटा आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस क्रांति हुई थी, जिसमें बेटा फ्रांस के लोगों ने डिमांड की थी कि भाई जो मोनार्की है उसको हटा दिया जाए, उसको एबॉलिश कर दिया जाए और उसकी जगह पे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए, यानी कि एबॉलिशन ऑफ मोनार्की एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ज़रा, तो यही कहानी हम लोग ज़रा पढ़ते हैं एक बार ज़रा बेटा ध्यान से। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ठीक है, ये तो बताइए आपको। द फर्स्ट वाज अ फुल फ्लेज मटेरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of French Revolution led to transfer of sovereignty from the monarchy to body of French citizens। ठीक है ना, 1789 के अंदर उनकी डिमांड थी कि भाई इसको इस्टेब्लिश किया जाए, और ये हुआ भी आपका, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। अब पावर जो है बेटा वो एक तरीके से आपकी किसमें, वो आपकी डेमोक्रेसी के हाथों में आ गई थी। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। ये जो क्रांति थी बेटा, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इसमें बेटा साफ साफ ये कहा गया था, ये बोला गया था कि भाई एक देश की जनता जो होती है वो उस देश को बनाती है, उस देश के लिए काम करती है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स द प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ठीक है, इन्होंने बहुत सी बातें की थी बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, जो एक देश की बात करती थी। अब ज़रा बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके बाद क्या क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कौन कौन से चेंजेस आए थे, इस रिवॉल्यूशन के बाद कौन कौन से बेटा आपके बदलाव आए थे। तो सबसे पहला बदलाव तो क्या था, द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटीजन, यानी कि द फादरलैंड and the citizen emphasize the notion of united community enjoying equal rights under constitution। ठीक है, फ्रेंच से बोला गया था कि भैया एक संविधान के अकॉर्डिंग पूरा देश चलेगा, जहाँ पे उनकी धरती वो फादरलैंड है और लोग क्या हैं, वो उनकी सिटीजन है, मतलब उन सबको वो फॉलो करेंगे। ये बेटा आपका पहला चेंज था। फर्स्ट चेंज जो बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया था वो ये आपका पहला चेंज था। चेंज नंबर दूसरा क्या आता है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। एक नया 3 कलर तिरंगा, जैसे हमारे भारत में वैसे एक तिरंगा बोल सकते हो आप, इन्होंने अडॉप्ट किया था। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। ठीक है, जो आपका स्टेट्स जनरल थे, उन जिनका जो चुनाव जो है वहाँ के एक्टिव लोगों ने किया था, उनको रीनेम करके अब नेशनल असेंबली कर दिया गया था आपका ये। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा चेंज था ट्रैक्टर वाला। तीसरा चेंज बेटा आपका ये था, कौन सा वाला, असेंबली वाला आपका। चौथा चेंज, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड ओथ्स टेकन ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। जितनी बेटा आपकी शपथ ग्रहण हुई थी वो सब बेटा आपके अब एक देश के नाम पे शपथ आपकी ग्रहण हुई थी आपकी ये। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो आता है, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन place and formulated uniform laws for all citizens in the territory। वन कंट्री वन लॉ वाला सिस्टम बेटा यहाँ पे स्टार्ट हो गया था आपका। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज
एंड ड्यूज वर अबॉलिस्ड। पांचवा चेंज क्या था कि वहाँ पे भाई कस्टम ड्यूटीज आपकी जो है आपकी अब हटा दी गई थी। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन इन द पेरिस बिकम्स द कॉमन लैंग्वेज। ठीक है ना, रीजनल मतलब जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको बंद करके अब फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया था। दे वर रिवोल्यूशनरी फॉर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। ठीक है, इन लोगों ने एक ये भी डिक्लेयर किया था कि जो यूरोप के अलग अलग देश है जहाँ पे मोनार्की है, जहाँ पे रूल ऑफ वन पर्सन है, उन सबको अब लिबर्टी दिलाई जाएगी, उन सबको भी अब नेशन स्टेट्स बनाया जाएगा, उन सबको भी एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाया जाएगा आपका ये। ठीक है बच्चों, ये आपका चेंजेस थे आपके ये। नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, students and other active members of the educated middle class began setting up in Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 790s. With the outbreak of revolutionary wars, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि भाई फ्रेंच के लोगों में इतना उत्साह था इन बदलावों का कि उन्होंने अपने आइडियाज़ को फैलाना शुरू किया। फ्रेंच आर्मी ने अपने आइडियाज़ को नेशनलिज्म के ऑल ओवर दी यूरोप उन्होंने आपका फैलाना आपका शुरू किया था। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था यहाँ पे 1789 में जो बदलाव हुए थे, चेंज उसमें रेवोल्यूशन में सब कुछ ठीक था। तभी 1799 में नेपोलियन आ जाते हैं। ठीक है, उन्होंने आते हैं आपके नेपोलियन। अब नेपोलियन आके दो तरह के बदलाव करते हैं। नेपोलियन आके 1799 में नेपोलियन आके कुछ अच्छे बदलाव भी करते हैं, कुछ वो आपके बुरे बदलाव भी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो बदलाव किए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं क्या? नेपोलियन कोड। तो एक बार ज़रा उसको पढ़ते हैं। Within the wide swath of the territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. ठीक है भैया, अब वो नेपोलियन ने बदलाव यहाँ पे करने की बात छेड़ दी थी आपकी ये। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make a whole system into a more rational and efficient. ठीक है ना, दोबारा से 10 साल बाद दोबारा से फ्रांस में एक मोनार्की की स्थापना हुई थी। नेपोलियन दोबारा एक मोनार्की की स्थापना करने आ गया था। अब ज़रा उसके हम लोग चेंजेस पढ़ने वाले हैं कि उसने क्या क्या बदलाव किए थे। तो जो उसने बदलाव किए थे उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है ना, अब ये था क्या? देखो, अब अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव उसने बदलाव वहाँ पे ये किए थे कि इक्वलिटी फॉर द लॉ। ये अच्छा काम था कि सबको क्या, कि सबको वहाँ पे जो है आपका वो समानता दी जाएगी। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। या टू प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे ये होता है कि भाई आप अमीर हो गरीब हो, आपको प्रॉपर्टी पे होगा, प्रॉपर्टी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कोड। जितने भी फ्रेंच कंट्रोल के एरियाज थे उन सब एरियाज में अब ये चीज़ बेटा आपकी फैलनी आपकी शुरू हो गई थी। किसकी? नेपोलियनिक आपकी कोड की आपकी ये। बट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इस ठीक है, मतलब उसने भाई पूरी आपको उसने अलग अलग डिवाइड कर दिया था। फ्रांस के पूरे इन कंट्रीज़ में उसने अपने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया था। प्लस उसने फ्यूडल सिस्टम को अब अबॉलिश कर दिया था, यानी कि मैं एक मालिक हूँ प्लॉट का, मेरे प्लॉट पे लोग काम करेंगे, ये ख़त्म हो गया था। ठीक है, पिजन एंड फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम एंड मैनुअल ड्यूज। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ये सब हो गया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ये सब उसने इम्प्रूव कर दिए थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, इनको फ्रीडम मिल गई थी आपकी ये। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स इन पर्टिकुलर began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one to another। ठीक है ना, उन्होंने मतलब ये सारे जो है वो बदलाव किए थे। एक सिंपल सी बेटा बदलाव है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये सब बेटा उन्होंने बदलाव थे और ये थोड़े यू कैन से ये पॉजिटिव बदलाव थे नेपोलियन कोड में आपका ये।
नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर अगर हम कुछ और चीज़ की बात करें तो उन्होंने कुछ गलत काम भी किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने, एक तो ये चीज़ इतनी ख़ास नहीं है, ये वाला इसको मत पढ़ना, ख़ास कर उन्होंने इंक्रीज़ टैक्सेशन, उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया था पहली बार। सेंसरशिप, पता क्या होता है कि उनके खिलाफ कुछ भी कोई बोल नहीं सकता था, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, उनके खिलाफ बोलना एक तरह से मना था। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती उन्होंने कराया कि भाई फ्रेंच आर्मी में जो आपको भर्ती हो जाओ आपका एक, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो नेपोलियनिक कोड की बेटा आपकी बातें थी, ठीक है। ये एक तरीके से हमने बेटा बेसिक कर लिया है, इतना सही से पढ़ो अभी तक आप, फिर बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे।